गुड इवनिंग। पिछली क्लास में कहाँ तक हुआ था बताइए? हम लोग शायद लास्ट पढ़े थे कि कैसे ऑब्जेक्ट क्लॉज को हम लोग चेंज करते हैं मेमोरेंडम का। आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। पेज नंबर 18 में देखिएगा, हम लोग बात करेंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में। सेक्शन 5 बोलता है, कंपनी लॉ का सेक्शन 5 बोलता है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिस डॉक्यूमेंट में कंपनी का रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखा रहता है। कंपनी चलाने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखा रहता है उसी रूल्स एंड रेगुलेशन का नाम है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ कंटेंट्स होता है, टोटल 10 बात याद रखना आपको। सबसे पहला कंटेंट होता है कि शेयर कैपिटल एंड राइट ऑफ शेयर होल्डर, वेरिएशन ऑफ राइट एंड शेयर सर्टिफिकेट। मतलब शेयर कैपिटल का मीनिंग क्या है, राइट ऑफ शेयर होल्डर क्या है, वेरिएशन ऑफ राइट मतलब शेयर होल्डर का वोटिंग राइट में कोई चेंजेस है वो लिखा रहेगा, एंड शेयर सर्टिफिकेट क्या है वो लिखा रहेगा। लियन ऑन शेयर ऑफ शेयर्स, कॉल ऑन शेयर्स, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। लियन ऑफ शेयर्स का मतलब कब कंपनी आपका शेयर्स अपने कब्जे में रखेगा। कॉल ऑन शेयर्स का मतलब कंपनी कब कॉल का पैसा मांगेगा और कितने दिन के बाद मांगेगा। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, सब शेयर्स आप बेचिएगा किसी और को तो आपका शेयर्स किसी दूसरे के नाम में ट्रांसफर जो होगा उसका रूल्स क्या है, एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का क्या रूल्स है। कन्वर्शन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक, ठीक है, एंड शेयर वारंट, इसके रूल्स लिखा रहेगा। ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, कोई कंपनी अपना शेयर कैपिटल को चेंज करना चाहेगा तो उसका रूल्स लिखा रहेगा। जनरल मीटिंग कैसे बुलाएंगे उसका प्रोसीड्यूर लिखा रहेगा। वोटिंग राइट, पोल एंड प्रॉक्सीज, मतलब मीटिंग में वोटिंग राइट कैसे होगा, पोलिंग कैसे होगा एंड प्रॉक्सीज कैसे होगा ये भी लिखा रहेगा। डायरेक्टर्स, उसका अपॉइंटमेंट, उसका क्वालिफिकेशन, उसका रेगुलेशन एंड उसका प्रोसीडिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये सारा बात कहाँ लिखा रहेगा आपका, सारा बात आपका आर्टिकल लिखा रहेगा। ठीक है, डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, उसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, उसका रेगुलेशन क्या होना चाहिए, ठीक है, एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का प्रोसीडिंग्स कैसे होगा ये भी लिखा रहेगा। अकाउंट्स कैसे मेंटेन होगा, उसका ऑडिट कैसे होगा विथ बॉर्डिंग पावर, उसमें आर्टिकल लिखा रहेगा। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, कभी कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर को बोनस देना चाहेगा तो उसका रूल्स भी कहाँ लिखा रहेगा, आर्टिकल में। एंड कंपनी कैसे बंद किया जाएगा ये रूल भी कहाँ लिखा रहेगा, आर्टिकल में। इसका मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी का बे रूल्स है। बे रूल्स का मतलब कंपनी को चलाने का के लिए क्या क्या रूल्स फॉलो करना पड़ता है ये बात उसमें लिखा रहेगा। ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 5, सेक्शन 5 के अकॉर्डिंगली आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का क्या रिक्वायरमेंट्स है बात मत करिए। ठीक है, नंबर 1, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन शैल कंटेन द रेगुलेशन फॉर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या लिखा रहेगा, कंपनी का मैनेजमेंट कैसे चलेगा इसका रूल्स लिखा रहेगा। आर्टिकल ऑल्सो कंटेन सच मैटर एज मे डिस्क्राइब्ड, और जो जरूरी चीज है कंपनी को चलाने के लिए सारा बात उसमें लिखा रहेगा। आर्टिकल may contain provision for infringement to the effect that specified. The article may also be altered. मतलब आर्टिकल को कैसे बदला जा सकता है, कैसे उसमें चेंज ला सकते हैं ये बात उसमें लिखा रहेगा। ठीक है, इसका मतलब देखिए, इसका मतलब मेमोरेंडम में ये लिखा रहता है कंपनी को क्या करना है, और आर्टिकल में लिखा ये रहता है कि उस काम को करने के लिए क्या क्या प्रोसीड्यूर है। ठीक है, आर्टिकल ऑफ कंपनी जो है उसमें टेबल रहता है। टेबल का मतलब किस टेबल क्या लिखा रहेगा, देखना जैसे नीचे लिख दिए। टेबल F ये फॉर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के लिए अप्लाई होगा। टेबल G कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल के लिए अप्लाई होगा। H कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल के लिए अप्लाई होगा। टेबल F अनलिमिटेड कंपनी के लिए अप्लाई होगा। ठीक है, हैविंग शेयर कैपिटल, एंड J जो है अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल के लिए अप्लाई होगा। ठीक है, क्वेश्चन आज होता है कि आर्टिकल को बदल सकते हैं क्या, आंसर है कि बदल सकते हैं, लेकिन स्पेशल रेजुलेशन के बिना नहीं। आर्टिकल को बदलने के लिए क्या लगेगा, हमेशा स्पेशल रेजुलेशन। ठीक है, एंड
और ट्रिब्यूनल का परमिशन, ट्रिब्यूनल मतलब कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इसको बोलते हैं CLT, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के परमिशन से हम लोग अपना आर्टिकल को बदल सकते हैं। जब भी हम लोग आर्टिकल को बदलेंगे तो बदलने के बाद जो उसका जो नया आर्टिकल होगा वो रजिस्ट्रार को फिर सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। उसको जो कंपनी लिस्टेड है तो स्टॉक एक्सचेंज सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। और आर्टिकल तभी आप बदल सकते हैं जब आपको लगे कि आर्टिकल बदलने से कंपनी को फायदा पहुंचेगा। आर्टिकल में ऐसा कोई बात मत लिखना जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कॉन्फ्लिक्ट में करता हो, और आर्टिकल कभी भी, ठीक है, मस्ट नॉट अटैच एनी इलीगलिटी, मतलब कोई भी इलीगल बात उसमें लिखा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल को बदलने का तरीका क्या है, ये पढ़ना आपको बहुत अच्छी तरीके से। आर्टिकल को बदलने का तरीका क्या है, कैसे हम लोग आर्टिकल को बदल सकते हैं, कैसे हम लोग आर्टिकल को हम लोग बदल सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 हम फर्स्ट तरीका है बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग बुलाओ और ये डिसाइड करो कि आर्टिकल को क्यों बदलना है। बोर्ड मीटिंग क्या डिसाइड होगा, आर्टिकल को क्यों बदलना है। फिर ना जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग में ना स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो और जो जो बदलाव लाना है ले आओ, ठीक है। ये होने के बाद ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होगा। ऑनलाइन जो फॉर्म फिलअप होगा उसका फॉर्म का नाम होगा MGT 14 ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होगा। ये फॉर्म आपको कौन देगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है, पोर्टल में जाकर, ठीक है। जो फीस लगेगा, फीस जमा करने के बाद आप अपना आर्टिकल को बदल सकते हैं। आर्टिकल को बदलने के बाद इंफॉर्मेशन भेजना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज में, और जितना भी चेंज ऑफ आर्टिकल है और जिस डॉक्यूमेंट में आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ है सभी डॉक्यूमेंट में चेंज का इफेक्ट दिखाना पड़ेगा। सभी डॉक्यूमेंट में चेंज का क्या दिखाना पड़ेगा, आपको इफेक्ट दिखाना पड़ेगा। जल्दी फास्ट गो थ्रू करिए। प्रॉक्सी मतलब कॉलेज में पढ़ते हैं क्या, कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, पढ़ने नहीं जाते हैं। कभी आप नहीं जाइएगा, आपका अटेंडेंस आपको कोई फ्रेंड मार देगा, उसको बोलते हैं प्रॉक्सी, ठीक है। क्या मिश्रा क्या बोल रहे थे। प्रमोटर्स एंड हिज फंक्शन, प्रमोटर्स एंड हिज फंक्शन। प्रमोटर कौन है, तो बिजनेस को जो इस्टेब्लिश करता है, जो बिजनेस को डेवलप करता है, उसका नाम है प्रमोटर। उसका नाम कौन है, उसका नाम क्या है, प्रमोटर। जो बिजनेस का ना कॉन्सेप्ट लाता है, जो बिजनेस बनाता है, जो बिजनेस खड़ा करता है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है प्रमोटर, ठीक है। जो आइडिया लाता है, जैसे मान लीजिए ना आपके पास आइडिया है और उस आइडिया से आप ना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो जब तक आप स्टार्ट नहीं करते हैं, ठीक है, तब तक सारा बर्डन आपका रहेगा, सारा रिस्क आपका रहेगा। जैसे आप स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है, तो आपका नाम क्या हो जाएगा, प्रमोटर, और जो बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा उसका नाम क्या हो जाएगा, कंपनी, ठीक है। और हर एक चीज जितना भी बिजनेस होता है, बिजनेस एक आइडिया से स्टार्ट होता है। आइडिया का मतलब एक व्यू से, मतलब आपके पास एक आइडिया रहेगा, उस आइडिया से बिजनेस कर सकते हैं, उस आइडिया से बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी आइडिया को जो वो आइडिया जो लाता है उसका नाम क्या होता है, प्रमोटर, ठीक है। उस आइडिया से बिजनेस स्टैब्लिश करता है उसका नाम क्या कहलाएगा, प्रमोटर, ठीक है। मतलब ये ऐसा पर्सन है जो क्या देगा, कंपनी बनाने का आइडिया लाता है, ठीक है। और यही तो कंपनी का नाम रखने का काम इसी का है, कंपनी का डायरेक्टर चुनने का काम, फर्स्ट डायरेक्टर चुनने का काम इसी का है, मेमोरेंडम बनाने का काम इसी का है, आर्टिकल बनाने का काम इसी का है, कंपनी का ऑडिटर कौन बनेगा ये भी यही चूज करेगा, कंपनी का पहला बैंकर कौन रहेगा, पहला ऑडिटर कौन रहेगा, सारा काम कौन करेगा, प्रमोटर का। जो आइडिया लाता है इस प्रमोटर का ही कंपनी रहता है। बेसिकली जो प्रमोटर रहता है वो दूसरी का ही कंपनी रहता है, वो अपना हिस्सा मतलब अपना जो काम करता है इसके बदले में कंपनी से रेम्यूनरेशन के तौर पर, सैलरी के तौर पर क्या लेता है, शेयर्स लेता है।
ठीक है, शेयर्स लेता है, सर्टेन परसेंटेज ऑफ शेयर्स अपने पास रख लेता है। और अक्सर देखा जाता है जो कंपनी का जो प्रमोटर है वही कंपनी का क्या रहता है, फ्यूचर में वही कंपनी का मालिक ही रहता है। ठीक है, एक प्रमोटर का फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन है डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब जितना भी कॉन्ट्रैक्ट्स होगा, जितना भी कॉन्ट्रैक्ट कंपनी जितना भी काम करेगा, सारा काम किसको बता देगा? वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सारा बात समझा देगा। डिस्क्लोजर ऑफ ट्रांजैक्शन, यदि वो कोई ट्रांजैक्शन किया है, ठीक है, सारा ट्रांजैक्शन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या करेगा? सारा ट्रांजैक्शन बता देगा। ड्यू डिलिजेंस, सारा काम ईमानदारी से करेगा। सारा काम क्या करेगा? वो ईमानदारी से, कंपनी का नाम सिलेक्ट करना, सब्सक्राइबर चूज करना, कैपिटल कितने का होगा बताना, मेमोरेंडम प्रिपेयर करना, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर करना, ये सारा काम उसका है। ड्यू डिलिजेंस पर सारा काम ईमानदारी से करेगा। सीक्रेट प्रॉफिट, कोई प्रॉफिट नहीं रखेगा अपने पास, हो अपने पास कोई बच्चों ऐसा नहीं है कि कंपनी का काम करेगा चुपचाप अपना प्रॉफिट रख लेगा, ऐसा काम एकदम नहीं करेगा। ठीक है, और सारा अपना ड्यूटी पूरा 100% कॉन्सियसनेस के साथ, मतलब 100% सावधानी के साथ करेगा। ठीक है, कोई भी काम लापरवाही से नहीं करेगा, क्योंकि लापरवाही करने पर उसका बर्डन उसी के ऊपर फॉल करेगा। ठीक है, मतलब हम एक कंपनी के केस में प्रमोटर का पोजीशन क्या है, प्रमोटर का स्टेटस क्या है, तो हम लोग उसको ना क्वासी ट्रस्टी बोल सकते हैं। क्वासी ट्रस्टी, तो ट्रस्टी क्या होता है पहले समझना पड़ेगा। ट्रस्टी का मतलब होता है किसी के पास भी प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी का ट्रस्ट बना सकता है। ठीक है, ट्रस्ट बनाने का मतलब प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम में चला गया। अब आप प्रॉपर्टी बेच नहीं पाइएगा, बेचते समय आप कौन बेचेगा? ट्रस्ट बेचेगा। इसका मतलब उसको बोलते हैं ट्रस्ट क्रिएट करना। मतलब आपको यदि ऐसा लगे कि आपके पास बहुत प्रॉपर्टी है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि प्रॉपर्टी आपका मेंटेन रहे, न कोई बेच ना पाए, प्रॉपर्टी का क्या बना सकते हैं? ट्रस्ट। एंड आप उसका ट्रस्टी बन जाइएगा, ट्रस्टी। प्रॉपर्टी हो जाएगा ट्रस्ट, और आप क्या हो जाएगा? ट्रस्टी। और उसमें एक आएगा बेनिफिशियरी, मतलब उस प्रॉपर्टी जो इनकम होगा वो किसके अकाउंट में जाएगा? उसका नाम क्या होगा? बेनिफिशियरी। तो कंपनी के केस में प्रोमोटर इज नीदर एन एजेंट नॉट अ ट्रस्टी ऑफ द कंपनी, ना ही कंपनी का एजेंट रहता है, ना ही कंपनी का क्या रहता है? ट्रस्टी रहता है अंडर इनकॉर्पोरेशन। बट सर्टेन फिड्यूशियरी ड्यूटी हैव बीन इम्पोज्ड ऑन हिम अंडर कंपनी एक्ट। ही इज नॉट एन एजेंट बिकॉज देयर इज नो प्रिंसिपल बॉन्ड बाय दैट टाइम। उसको एजेंट नहीं बोल सकते क्योंकि उसके ऊपर कोई मालिक नहीं होता है। एंड ही इज नॉट ट्रस्टी, ट्रस्टी भी नहीं बोल सकते बिकॉज देयर इज नो ट्रस्ट इन एग्जिस्टेंस। वहाँ ट्रस्ट तो बनता नहीं है, कंपनी बनता है, इसीलिए उसको हम ना ही उसको हम लोग एजेंट बोल सकते हैं, ना ही उसको हम लोग ट्रस्टी बोल सकते हैं। लेकिन वो ट्रस्टी की तरह उसका जो पोजीशन होता है, पिक्यूलियर पोजीशन एज ऑफ अ क्वासी ट्रस्टी, जैसे ट्रस्टी का पोजीशन होता है सेम पोजीशन उसका भी रहता है। ठीक है, इसका मतलब ट्रस्ट कंपनी जो है प्रमोटर का ही प्रॉपर्टी रहता है। या बोलने का मतलब ये है कि कंपनी जब तक कंपनी मार्केट में शेयर्स नहीं बेचता है तब तक कंपनी जो है किसका प्रॉपर्टी रहता है? प्रमोटर का ही प्रॉपर्टी रहता है। ठीक है, लेकिन कंपनी को बनाया ना, कंपनी का स्टेटस अलग होता है, इसीलिए हम लोग उसको डायरेक्ट ट्रस्टी नहीं बोल सकते हैं, हम लोग उसको क्वासी मतलब इम्प्लाइड ट्रस्टी बोल सकते हैं। ठीक है, फिड्यूशरी पोजीशन ऑफ अ प्रमोटर, फिड्यूशरी का मतलब होता है विश्वास वाला। फिड्यूशरी वर्ड का मतलब क्या होता है? रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट। कंपनी के साथ प्रमोटर का जो रिलेशन होता है वो रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट रहता है। रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट का मतलब विश्वास वाला रिलेशनशिप रहता है। ठीक है, मतलब क्या कैसा विश्वास रहता है? पहला नंबर 1, नॉट टू मेक एनी प्रॉफिट एट द एक्सपेंस ऑफ द कंपनी। कंपनी के एक्सपेंस में कोई भी प्रॉफिट वो अर्न नहीं करेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि खर्चा कंपनी का और प्रॉफिट किसका? प्रमोटर का, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, टू गिव बेनिफिट ऑफ नेगोशिएशन टू द कंपनी, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में बार्गेनिंग करने से जो फायदा पहुंचेगा, फायदा किसको दिया जाएगा? कंपनी को दिया जाएगा। एंड फुल डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट, जितना भी प्रमोटर का इंटरेस्ट रहेगा या प्रॉफिट अर्न करेगा, कोई काम करते समय प्रमोटर को यदि फायदा पहुंचता है, कंपनी फायदा अमाउंट, प्रमोटर फायदा अमाउंट किसको दे देगा? कंपनी को दे देगा, चुपचाप अपने पॉकेट में नहीं रखेगा। ठीक है,
एंड नॉट टू मेक अनफेयर यूज ऑफ पोजीशन, और अपना पोजीशन का कभी भी नाजायज फायदा नहीं उठाएगा। ठीक है। प्रोमोटर का लायबिलिटी क्या है, मतलब प्रोमोटर का बर्डन क्या है? तो सबसे पहला, फॉर फेलियर टू मेक फुल डिस्क्लोजर, मतलब उसको सारा बात डिस्क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि उसका रिलेशन कैसा है, उसका रिलेशन है फिड्यूशियरी रिलेशन, सारा बात, जितना भी बात है सारा बात उसको ईमानदारी से बताना पड़ेगा। ठीक है। मतलब इन केस ऑफ प्रोमोटर फेल्स टू मेक फुल डिस्क्लोजर, नहीं बता पाएगा, देन द कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड, द कंपनी कैन, जो कॉन्ट्रैक्ट को किया है वो कंपनी के बनने के बाद सारा कॉन्ट्रैक्ट को कंपनी क्या कर सकता है, रेसिड, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकता है। ठीक है। दूसरा, रिकवर द प्रॉफिट फ्रॉम द प्रोमोटर, एंड प्रोमोटर से क्लेम करेगा डैमेज फॉर ब्रीच ऑफ फिड्यूशियरी ड्यूटी। मतलब पहला लायबिलिटी क्या है, फर्स्ट लायबिलिटी क्या है, यदि कोई प्रोमोटर है तो कोई प्रोमोटर यदि है तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहला फुल डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। फुल डिस्क्लोजर का मतलब होता है जितना इंफॉर्मेशन उसके पास में है सारा इंफॉर्मेशन किसको बताएगा, वो कंपनी को बताएगा। ऐसा नहीं करता है तो कंपनी बनने के बाद कंपनी के पास क्या पावर है, पहला पावर, जितना कॉन्ट्रैक्ट प्रोमोटर दिया है सारा कॉन्ट्रैक्ट को क्या करेगा, रेसेंड कर देगा। क्या करेगा, रेसेंड कर देगा। ठीक है। दूसरा, जितना भी प्रॉफिट हुआ, रिकवर प्रॉफिट मेड बाय द प्रोमोटर, प्रोमोटर यदि कोई प्रॉफिट अर्न किया है उससे वापस लेगा, एंड प्रोमोटर के ऊपर अलग से डैमेज क्लेम होगा। ठीक है। किसके लिए, फॉर ब्रीच ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट, विश्वास में रिलेशनशिप जो तोड़ा है इसके लिए उसके ऊपर अलग से कार्रवाई भी होगा। ठीक है। मिस स्टेटमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस, जैसे बताया देखो स्टार्टिंग में प्रोस्पेक्टस बनाने का काम किसका, प्रोमोटर का। स्टार्टिंग में जितना काम है सब प्रोमोटर इसमें इन्वॉल्व रहेगा। अब प्रोस्पेक्टस का मतलब उसमें कंपनी का डिस्क्रिप्शन लिखा रहेगा। कंपनी जब भी कोई मार्केट में शेयर्स बेचने के लिए जाएगा तो शेयर्स बेच के पैसा क्या होगा क्या नहीं होगा, कंपनी क्या करता है नहीं करता है, सारा बात कहाँ लिखा रहता है, प्रोस्पेक्टस में। लोग प्रोस्पेक्टस पढ़ के ही शेयर्स में पैसा लगाते हैं। ठीक है। इसका मतलब प्रोस्पेक्टस में यदि कोई गलती रहता है, कोई मिस्टेक रहता है, तो मिस्टेक के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा, वो प्रोमोटर को ठहराया जाएगा। प्रोमोटर को उसके लिए ठीक है सजा हो सकता है। सजा क्या है, जेल जाना पड़ सकता है, कम से कम 6 महीने के लिए, ज्यादा से ज्यादा 10 साल के लिए उसको जेल हो सकता है। उसके वो फाइन लग सकता है। क्या लग सकता है, which shall not be less than amount involved in the fraud, the fraud का जो अमाउंट है उससे कम तो कभी नहीं होगा। उससे कम मतलब उस प्रमोटर जो मिस स्टेटमेंट किया है, प्रमोटर जो प्रोस्पेक्टस में गलत लिखा है, गलत लिखने से किसी शेयर होल्डर को मान लो 1 लाख रुपया का नुकसान हो गया तो 1 लाख रुपया तो उसको देना ही है, कम से कम 1 लाख रुपया, बट which shall not be more than 3 times of the amount involved in the fraud, लेकिन 3 गुना ज्यादा उसके ऊपर पेनाल्टी नहीं लगेगा। 1 लाख रुपया का फ्रॉड किया है तो कम से कम 1 लाख रुपया और मैक्सिमम कितना 3 लाख रुपया उससे हम लोग ले सकते हैं। अब दोनों ही हो सकता है, मतलब उससे पेनाल्टी भी ले सकते हैं और उसको जेल भी भेज सकते हैं। और उससे इम्पोर्टेंट बात ठीक है, लायबिलिटी ऑन वाइंडिंग अप, मतलब जब भी कोई कंपनी फॉर्म होता है, फॉर्म होने के बाद यदि लगे कि कंपनी बंद हो रहा है, अब बंद होते समय जो ऑफिशियल लिक्विडेटर का मतलब कोर्ट का अपॉइंट किया आदमी जो आके देखेगा, उसको लगेगा कि प्रमोटर की गलती के कारण कंपनी बंद हो गया, प्रमोटर की गलती के कारण कंपनी बंद हो गया, उसके लिए भी प्रमोटर लायबल होगा। ठीक है, इसका मतलब प्रमोटर जो है काफी रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है। वो अब जैसे अपने बच्चों को लोग बड़ा करता है ऐसे कंपनी को बड़ा करता है वो। ठीक है, वो कंपनी को फॉर्म करता है, कंपनी को बनाता है। ठीक है, इसका मतलब जैसे हम लोग अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं, ऐसे प्रमोटर किसका ध्यान रखता है, कंपनी का। यदि फिर भी कोई प्रमोटर चालाकी करता है, कुछ बदमाशी करता है, ये सब उसके ऊपर लायबिलिटी दिया गया है। प्रमोटर जो काम करता है, जितना भी काम करता है, उस काम के बदले वो कंपनी से क्या लेता है, कंपनी से रेम्यूनरेशन लेता है। ठीक है, क्योंकि जैसे वो कंपनी फॉर्म हो गया ना, तो प्रमोटर का कोई एग्जिस्टेंस नहीं बचता है, तब एग्जिस्टेंस किसका हो जाता है, तब कंपनी का हो जाता है। तो कंपनी से क्या करता है, कंपनी से ना पैसा लेता है, जितना भी खर्चा किया है सबके बदले कंपनी से पैसा लेता है। पैसा में खास करके क्या लेगा कंपनी से,
कंपनी से देखो क्या क्या ले सकता है। देखो, अ प्रमोटर हैज नो लीगल राइट टू क्लेम प्रमोशनल एक्सपेंसेस फॉर हिज सर्विसेज अनलेस देयर इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब पहले से बोल के रखेगा कि हम जो काम कर रहे हैं इसका पैसा हम लेंगे, ठीक है। विदाउट सच अ कॉन्ट्रैक्ट ही इवन कैन नॉट क्लेम प्रिविलेज एक्सपेंसेस। यदि वो नहीं बोल के रखा है, उसको ये बोलना पड़ेगा जो भी हम खर्चा करेंगे हम कंपनी से वापस लेंगे, ठीक है। नहीं बोला रहेगा तो नहीं ले पाएगा। द रिलेवेंट प्रोविजंस आर, नंबर ए, अलाउड ओनली इफ कंपनी कॉन्ट्रैक्ट टू पे आफ्टर इट्स इनकॉर्पोरेशन। मतलब प्रमोटर का कंपनी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट रहेगा जिसमें लिखा रहेगा कंपनी बनने के बाद, ठीक है, कंपनी किसको पैसा देगा, प्रमोटर को सारा पैसा वापस करेगा जो पैसा प्रमोटर खर्चा किया है। दूसरा, अमाउंट पेबल, ठीक है, एज कॉन्ट्रैक्टेड इंक्लूडिंग एक्सपेंस एंड फीस इनकर्ड फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, ही कैन सेल हिज ओन प्रॉपर्टी टू द कंपनी। प्रमोटर जो है अपना प्रॉपर्टी किसको बेच सकता है, कंपनी को बेच सकता है, ठीक है। और कंपनी से क्या ले सकता है, वो रेवल्यूशन ले सकता है, रेवल्यूशन शेयर्स में ले सकता है, ठीक है। राइट टू सब्सक्राइब एट फिक्स प्राइस ले सकता है, परचेज ऑफ प्रोमोटर्स प्रॉपर्टी, अपना प्रॉपर्टी कंपनी को बेच सकता है, लमसम पैसा ले सकता है, या कमीशन ऑन सेल ऑफ शेयर्स भी ले सकता है। इन शॉर्ट, ध्यान समझना बात, वो रेवल्यूशन के तौर पर कंपनी से शेयर्स भी ले सकता है या फिर पैसा ले सकता है, ठीक है। अक्सर वो लोग क्या लेगा, हमेशा शेयर्स लेगा, वो भी एक फिक्स प्राइस पर। मतलब कंपनी का शेयर 200 रुपए का मार्केट में बिक रहा है तो 200 रुपए का को नहीं लेगा, तो पहले कंपनी को बोल दिया रहेगा हम एक शेयर 10 रुपए का ही लेंगे। कंपनी बनने के बाद शेयर्स का दाम कितना हो गया, 200 रुपया हो गया। 200 रुपया बाकी लोगों के लिए रहेगा, उसके लिए कितना होगा, उसके लिए 10 रुपया ही रहेगा। 10 रुपया के हिसाब से शेयर्स लेगा, तभी तो उसको फायदा पहुंचेगा। इतना काम क्यों करेगा, ठीक है। जल्दी गो थ्रू करो। किस पॉइंट में बताए थे? किसके अंदर था पॉइंट? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है ना सर, तो रिक्वायरमेंट्स के अंदर थर्ड है। प्रोसीड्यूर्स नहीं, हाँ, पेज नंबर 19 का थर्ड पॉइंट। पेज 19 का थर्ड पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट है आर्बिट्रेशन वाला ना, आर्बिट्रेशन वाला ना। सर द आर्टिकल कंटेन्स प्रोविजंस फॉर इंटरनेशनल अच्छा ठीक है, काम मिला आपको? ठीक है, मतलब जो जजमेंट का मतलब जो पॉइंट में जरूरत पड़ेगा वो सारे पॉइंट के ऊपर रूल्स बनाएगा, सारे पॉइंट के ऊपर क्या बनाएगा, रूल्स बनाएगा। अच्छा, साक्षी और वंशिका आज कौन सा बात डिस्कस करें आप लोग, थोड़ा बताइए, हम लोग सुने। जब से आई है साक्षी बाब नॉन स्टॉप से संघा रही है। क्लास सुन लो थोड़ा। नहीं सर, हम बात नहीं कर रहे थे कि कैब बुक कर रहे हो। सही बात। ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑफ मिस्ट्रस्ट, मतलब रिलेशन ना, मतलब वो जो कंपनी के साथ उसका रिलेशनशिप है तो ट्रस्ट वाला है। यदि कोई फ्रॉड करता है तो विश्वास टूट गया, इसके लिए भी उसके डैमेज दिया जाएगा, मतलब कंपनसेशन दिया जाएगा। फिडेंसी का मतलब होता है विश्वास, ठीक है। मतलब जब भी कोई कंपनी बंद होता है तो कोर्ट एक आदमी को अपॉइंट करता है सब देख रेख करने के लिए, उस आदमी का नाम होता है ऑफिशियल लिक्विडेटर, ठीक है।
बात कर लो ना, अरे बोल दो ना, मुझको हम बोलेंगे ना, आप कुछ बोलेगा तो बोलना सर से बात हो गया। आइए, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा का मतलब होता है बियॉन्ड, अल्ट्रा का मतलब क्या होता है? बियॉन्ड। एंड वायरस का मतलब होता है कोविड नहीं, वायरस का मतलब होता है पावर, ठीक है। अल्ट्रा का मतलब क्या होता है? बियॉन्ड, एंड वायरस का मतलब क्या होता है? पावर। इसका मतलब बियॉन्ड पावर, कंपनी बियॉन्ड पावर भी काम करता है। अच्छा, कंपनी का पावर कहाँ लिखा रहता है? कंपनी का पावर कहाँ लिखा रहता है? कंपनी का पावर कहाँ लिखा रहता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, ठीक है। तो कंपनी का जो पावर जो लिखा रहता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, उसके बियॉन्ड कंपनी काम नहीं कर सकता है। उसके बियॉन्ड की कंपनी काम करेगा, ठीक है, वो काम, सारा काम वॉइड हो जाएगा। सारा काम क्या हो जाएगा? वॉइड, मतलब एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। कंपनी का जो मेमोरेंडम है उसमें जो बात लिखा हुआ है उससे ज्यादा कंपनी काम नहीं कर सकता है। उससे ज्यादा कंपनी काम करता है तो क्या हो, सारा काम क्या हो जाएगा? वॉइड, मतलब इनवैलिड हो जाएगा। यदि आप काम में इन्वॉल्व है कंपनी के साथ, आपका पैसा जो लगाए सब डूब जाएगा, कंपनी वापस नहीं करेगा। इसके ऊपर एक केस लॉ है, केस लॉ का नाम है एस्बरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची। रिची इंसान का नाम है, ऋषि नहीं है, रिची है। कंपनी का नाम क्या है? एस्बरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी। मतलब ये ऐसा कंपनी है जो रेलवे वैगन्स बनाता है। तो लिखा होगा, देखो, अकॉर्डिंग टू द मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी, द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी इज टू मेक एंड सेल एंड लेंड हायर रेलवे कैरेज एंड वैगन्स। क्या बनाता है वो? रेलगाड़ी का डब्बा बनाता है, रेलगाड़ी डब्बा बनाता है, बेचता है, रेलवे कंपनी को भाड़ा भी लगाता है, ठीक है। एंड ऑल काइंड ऑफ रेलवे प्लान्स, और रेलवे को और भी जो पार्ट्स पुर्जा लगेगा, ठीक है, वो भी कंपनी बनाता है। द कंपनी entered into contract with रिची to finance the railway line in Belgium। अब कंपनी क्या किया? रिची के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। रिची को बोला कि ठीक है, तुमको बेल्जियम में रेलवे ट्रैक बिठाने के लिए जितना पैसा लगेगा हम दे देंगे। ये कौन कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर गया? ये कंपनी रिची के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अच्छा, कंपनी का काम था फिनांस करना। क्या कंपनी का काम क्या था? कंपनी का काम था रेलवे का डब्बा, वैगन्स बनाना, रेलवे का पार्ट पुर्जा बनाना, फिनांस करना नहीं। इसका मतलब कंपनी भी फिनांस करता है तो कंपनी अपने पावर के बियॉन्ड चला गया, ठीक है। हेल्ड दैट ट्रांजैक्शन इज अल्ट्रा वायरस द कंपनी एंड हेंस क्या हो जाएगा? वॉइड। इसका कंपनी अपने पावर्स के बियॉन्ड जो भी काम करेगा वो काम क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, वॉइड भी दो तरीके का होता है। पहला वॉइड बॉडिंग्स व्हिच इज अल्ट्रा वायरस द कंपनी, मतलब पावर, कंपनी के पावर के बियॉन्ड काम हुआ। कंपनी के पावर के बियॉन्ड कोई भी काम होता है तो उसको हमेशा ही क्या माना जाएगा? उसको हमेशा ही वॉइड माना जाएगा, हमेशा इनऑपरेटिव रहेगा, इनऑपरेटिव। एंड उसका रेटिफिकेशन, मतलब उसमें सुधार किया नहीं जा सकता है। उसमें उसको आप उस गलती को, उस मिस्टेक को सुधार नहीं सकते हैं। किस मिस्टेक का बात कर रहे हैं हम? किस मिस्टेक का बात कर रहे हैं? ऐसा मिस्टेक जो कंपनी के पावर के बियॉन्ड है। अच्छा, ऐसा कोई मिस्टेक है जहां पर जो कंपनी के पावर के अंदर है, इंट्रा वायरस है, मतलब कंपनी के पावर के अंदर है लेकिन डायरेक्टर के पावर के बियॉन्ड है। जैसे मान लीजिए कंपनी का पावर, बोरिंग पावर, मार्केट से पैसा लेने का, ठीक है, पावर है 5 लाख रुपया का, पर हम डायरेक्टर को बोले कि आप 2 लाख से ज्यादा मत लीजिएगा। डायरेक्टर को पावर कितना दिए और कंपनी का पावर कितना है? डायरेक्टर क्या किया? डायरेक्टर को पैसा जरूरत पड़ा, डायरेक्टर 2,20,000 मार्केट से बोरो कर लिया। तो डायरेक्टर को पावर कितना दिए थे? पर पैसा कितना ले लिया? 2,20,000। डायरेक्टर किसके बियॉन्ड चला गया? अपने पावर के बियॉन्ड चला गया, अपने पावर के। कभी कोई डायरेक्टर अपने पावर के बियॉन्ड चला जाए
लेकिन कंपनी के पावर के अंदर रहे ऐसा मिस्टेक को कंपनी सुधार सकता है। इस मिस्टेक को कंपनी मान लेगा, बोल देगा, समझा देगा, अगली बार ऐसा मत करेगा, अगली बार मत करेगा। इसका ऐसा कोई चीज जो कंपनी के पावर के अंदर हो और किसके पावर के बियॉन्ड हो, ठीक है, डायरेक्टर के पावर के बियॉन्ड हो, ऐसा मिस्टेक को कंपनी सुधार सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। ये वॉइड नहीं होगा। इसको क्या करते हैं हम लोग, रेटिफाई करते हैं और ये क्या हो जाएगा, वैलिड होगा, वैलिड बाय द कंपनी, कंपनी उसको वैलिड कर लेगा। ठीक है, सिंपल बात समझना। अल्ट्रा वायर्स का रूल क्या है, कंपनी के पावर के बियॉन्ड काम होगा तो वॉइड, कंपनी के पावर के अंदर डायरेक्टर के पावर के बियॉन्ड कोई काम रहेगा तो कंपनी उसको वैलिड कर सकता है। ठीक है, फास्ट गो थ्रू कर, 2 मिनट टाइम दें। रेडी, देख, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 2 बात पढ़ाएंगे, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड दूसरा डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। अच्छा, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस कंपनी के फेवर में लिखा गया है। किसके फेवर में लिखा गया है, कंपनी के फेवर में लिखा गया है। कंपनी अपना मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अपने वेबसाइट में डाल देता है, अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में रख देता है, जिसको आप फीस देकर वहां से आप खरीद सकते हैं, या फिर उसका वेबसाइट में जाइए, कंपनी का वेबसाइट में मेमोरेंडम में क्लिक करिए, मेमोरेंडम निकल जाएगा, आर्टिकल में क्लिक करिए, आर्टिकल पूरा दिखेगा। ठीक है, कंपनी बोलता है कि देखो हर एक आदमी को हम पूरा मेमोरेंडम में क्या लिखा हुआ है समझाना पॉसिबल नहीं है। मतलब जितना मान लीजिए कोई भी कंपनी के साथ बिजनेस करना चाहता है, ठीक है, वो आया तो उसको क्या करेंगे, सारा मेमोरेंडम सारा आर्टिकल बैठ कर समझाएंगे, नहीं। कंपनी बोलता है ये बात संभव नहीं है, इसीलिए कंपनी को पावर दिया गया कंस्ट्रक्टिव नोटिस। इसे बोला गया है कंपनी के साथ जो काम करता है ये अंडरस्टूड है कि कंपनी का रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है उस आदमी को मालूम है। समझा बात, मतलब कंपनी के साथ कोई भी काम करे, जैसे मानिए हम कंपनी का शेयर्स खरीदने जा रहे हैं, ठीक है, तो शेयर्स खरीदने का क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है ये कंपनी हमको बताने वाला नहीं है। ये अंडरस्टूड है कि सारा बात हमको पहले से पता है। इस डॉक्ट्राइन का नाम क्या है, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। इसका मतलब काम करते समय यदि हम फंस जाते हैं तो कंपनी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, मेरा नुकसान का लायबिलिटी का बर्डन कंपनी नहीं लेगा। समझा बात, इस डॉक्ट्राइन का नाम क्या है, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। हेलो, हाँ बोलिए। आपकी কোন দিকে আসছেন? লোহাপুল ক্রস করে আপনি লোহাপুল ক্রস করে মানে কোন দিক দিয়ে ঢুকবেন? হ্যাঁ, শানমা ব্রিজ দিয়ে ঢুকলে তাহলে ক্রস করে ডান দিকে যাবেন, ঠিক আছে?
মানে আবার ব্রিজে উঠলে তো ব্রিজটা ক্রস করে নামবেন তো। হ্যাঁ, আপনি তো 4 নম্বর রাস্তা হয়ে আসছে না, 4 নম্বর লোহাপুর রাস্তা হয়ে না। হ্যাঁ, তো আপনি ব্রিজে উঠবেন, ব্রিজ ক্রস করে ডান দিকে ঢুকবেন, ঠিক আছে? ওই দেখবেন একটা মাজার আছে, হ্যাঁ, মাজারের কাছে যে রাস্তা আছে রাস্তা দিয়ে ঢুকবেন। समझा बात? डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। देख, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोजमेंट, जैसे कंपनी को एक फेवर दिया गया, कंपनी क्या फेवर दिया गया, कंपनी क्या फेवर दिए कि कंपनी के साथ जो भी ट्रांजैक्शन करता है अंडरस्टूड है कि उस आदमी को कि कंपनी का सारा रूल्स एंड रेगुलेशन पहले से पता है। इस फेवर का नाम क्या रखा गया? इस फेवर का नाम रखा गया डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ठीक है? तो ऐसे एक फायदा पब्लिक को भी दिया गया, उसमें लिखा, उसे बोला गया डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ठीक है? उनको ये क्या नाम है, पाठक फोन किया था क्या? हाँ, कितना बजे लौटा है? अभी तो बोला फोन कितना बजे आएगा? अभी बोला तुरंत आ रहा है, ठीक है? आएगा तो उसको दिखा दो, ऐसा घर चला जाए नंबर ले लो, तो पास में फोन उसको फोन काटना, बोलना कि आप जब नजदीक पहुँचेगा तो हमको बताइएगा। हाँ, क्या बोलते बताइए तो? डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ठीक है? डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट बोला गया है, ये पब्लिक के फेवर में। तो ये बोला गया है देखो, कंपनी का अपना इंटरनल जितना भी काम है, कंपनी का क्या काम है? इंटरनल। ये अंडरस्टूड है कि कंपनी अपना इंटरनल काम सही तरीके से किया होगा, ठीक है? यदि नहीं किया होगा तो उसका बर्डन किसके ऊपर पड़ेगा? कंपनी के ऊपर पड़ेगा, उस पब्लिक के ऊपर नहीं पड़ेगा, ठीक है? इसी रूल का नाम है रॉयल ब्रिटिश वर्सेस टारक्वान, ठीक है? ठीक है, इसको हम लोग टारक्वान रूल भी बोलते हैं। देखो इसमें क्या हुआ, ध्यान सुनना। द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी हैड इशूड अ बॉन्ड टू टारक्वान टी। कंपनी का जो डायरेक्टर्स है, बॉन्ड किसको बेचा? टारक्वान को बेचा। They had power under the article to issue such bond provided they are authorized by a resolution passed by the shareholder at general meeting of the company। मतलब डायरेक्टर के पास पावर था क्या बेचने का? बॉन्ड बेचने का, बशर्ते, प्रोवाइडेड का मतलब बशर्ते, ठीक है? वो लोग क्या करता? बोर्ड मीटिंग में, सॉरी जनरल मीटिंग में शेयरहोल्डर से पूछ लेता। किससे परमिशन लेता? इसका मतलब जनरल मीटिंग में शेयरहोल्डर से परमिशन लेना ये कंपनी का इंटरनल प्रॉब्लम है, ये टारक्वान का प्रॉब्लम नहीं है। वो लोग क्या किया? नो सच रेजुलेशन हैज बीन पास्ड बाय द कंपनी, मतलब बिना डायरेक्टर्स लोग कंपनी से पूछे हुए, शेयरहोल्डर से पूछे हुए किसको शेयर्स बेच दिया? टारक्वान को बेच दिया। हेंस बोला गया हेल्प T could recover the amount of money from the company, मतलब यहाँ on the ground that he had entitled to assume that the required regulation has been passed, मतलब कंपनी का अंदरूनी जो मामला था, जो कंपनी का इंटरनल प्रोसीडिंग है, एज्यूम कर लिया जाएगा कि सही समय पर और सही तरीके से हो चुका है। समझा बात? The gist of the rule is that person dealing with limited liability company are not bound to inquire into their indoor management। आपको पब्लिक के पास ये पावर नहीं है कि कंपनी का इंटरनल ट्रांजैक्शन में जाकर ताक झांक करे, ठीक है? will not be affected by irregularity of the company they had no notice। मतलब यदि कंपनी वो इंटरनल काम नहीं करता है, इंटरनल प्रोसीडिंग नहीं करता है, तो उसका बर्डन किस पे नहीं पड़ेगा? कंपनी के ऊपर, सॉरी पब्लिक के ऊपर नहीं पड़ेगा, ठीक है? अच्छा, इस बात का कुछ एक्सेप्शंस है, मतलब ये तो बोल दिए
कि यदि कंपनी अपना अंदरूनी काम, इंटरनल काम ठीक से नहीं करता है, उसका बर्डन किसके ऊपर पड़ेगा? उसका बर्डन कंपनी के ऊपर ही पड़ेगा। उसका बर्डन उस पर्सन पे नहीं पड़ेगा जो कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन करता है। इस बात का एक्सेप्शन है, मतलब कुछ ऐसा केसेस है जहां पर कंपनी का जो अंदरूनी गलती है, जो अंदरूनी झमेला है, उसका बर्डन किस पे पड़ेगा? उस पर्सन पे पड़ेगा जो कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन करता है। ऐसा केसेस क्या क्या है? पहला, नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। जब आपको पता है कि स्पेशल रेजुलेशन पास नहीं हुआ है, आपको पता था कि स्पेशल रेजुलेशन पास नहीं हुआ है, अब बिना स्पेशल रेजुलेशन पास हुए ही वो लोग क्या बेच रहा है? यदि वो लोग बॉन्ड बेच रहा है और ये बात आपको पता हो, तो आपको किसका बेनिफिट नहीं मिलेगा? आपको इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरा, नेग्लिजेंस। मतलब नेग्लिजेंस का मतलब जहां पर आप अपना थोड़ा भी बुद्धि लगाते तो आपको पता चल जाता। डॉक्यूमेंट को पढ़ते, डॉक्यूमेंट से तो मिलता है ना, डॉक्यूमेंट को पढ़ते या तो आप बुद्धि लगाते तो आपको कंपनी का इंटरनल प्रॉब्लम क्या है उसके बारे में पता चल जाता। पर आप नेग्लिजेंस, आप छोड़ो कंपनी का प्रॉब्लम देखिएगा, आप ध्यान नहीं दिए, ऐसे केस में भी उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। एंड फ्रॉड के केस में, किसके केस में? फ्रॉड, मतलब कोई कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय या कंपनी का कोई डायरेक्टर फ्रॉड करता है, तो फ्रॉड वाले केस में इंडोर मैनेजमेंट वाला बेनिफिट अवेलेबल नहीं रहेगा। ठीक है? एंड एक्ट आउटसाइड द स्कोप ऑफ अपरेंट अथॉरिटी। एंड जो अपरेंट अथॉरिटी, जो कंपनी का जो अथॉरिटी है, उसके बियॉन्ड कोई काम का होता है तो उसका बर्डन ये कंपनी के ऊपर नहीं पड़ेगा। 4 ऐसा केसेस है जिसमें इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट नहीं मिलता है। पहला क्या बताएं? इरेगुलरिटी का नॉलेज, मतलब वो जो कंपनी का जो अंदरूनी ट्रांजैक्शन है हुआ है या नहीं है, हुआ है, इसका नॉलेज आपके पास है। ठीक है? इसका मतलब आपके पास नॉलेज है तो फिर आपको इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरा, नेग्लिजेंस। आप चाहते तो खबर लगा लेते और आपने कोशिश नहीं किया। थर्ड, फ्रॉडरी के केस में, फ्रॉड के केस में। एंड लास्ट में, जब आपको लगे कि कंपनी अपने पावर के बियॉन्ड काम करता है तो वहां इंडोर मैनेजमेंट का बात आपके लिए अवेलेबल नहीं होगा। यहाँ तक पढ़िए और अगले क्लास में फिर यहीं पर मिलिए। ठीक है?